को शुरू करने से पहले बस आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। बहुत से लोगों को डाउट था कि मैं हूँ कहाँ, मैं इंडिया में हूँ यूक्रेन में। तो भाई देख लो मैं कहाँ हूँ। मैं इस वक्त, ये देखो, सुनो, तो मैं हूँ इस वक्त यूक्रेन में। और ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक वॉच करना, ताकि आपके माइंड में जितनी भी खिचड़ी पक रही है, जो भी डाउट है, जो भी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग बाहर का नज़ारा देखो, बड़ा ही शानदार है। You could still see where the water was, in a line at the top of the chimney bricks. Sometimes something so bright. दोस्तों ये जो वीडियो है मैं आपको पहले बता देता हूँ, अपने आईफोन से शूट कर रहा हूँ मैं। मेरे पास मेरे कैमरे भी पड़े हैं, लेकिन मैं कैमरे को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस जो रूम की लाइटिंग कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ एक वो पीछे आपको बल्ब नज़र आ रहा है, येलो कलर का एक बल्ब इस रूम में है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मोबाइल से ही शूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों चलो मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आई। जब से मैं यूक्रेन आया हूँ, मैं यहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ताकि हर वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर और मेरे चैनल के ऊपर, मेरे वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट दिखाया है। मैं चाहता हूँ कि ये ट्रस्ट आप लोगों का हमेशा बना रहे। तो मैं कोई भी वीडियो डालूँ, आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके अगर उस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगे कि हमने कुछ सीखा है, अपना वक्त और अपना डाटा बर्बाद नहीं किया है, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, पूरा वीडियो को एंड तक देखने के बाद, अभी नहीं। अगर पसंद आया मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो लोग अभी यूक्रेन आने वाले हैं। मेरे पास उनकी ऑलमोस्ट सबकी सेम क्वेरी होती हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि भाई हमारा जो है आप एयरपोर्ट क्लियरेंस करवा दो। तो मैं आपको बता देता हूँ, एयरपोर्ट क्लियरेंस अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग ईज़िली यहाँ पे अपना इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूक्रेन आने के बाद जो है भाई सैलरी कितनी मिलेगी। ये बात कर रहा हूँ मैं वर्क परमिट वालों के लिए। अब पहले जो मैंने बताया वो स्टडी वालों के लिए था। अगर इंग्लिश अच्छी है यार, तो अगर आप लोग यहाँ पे एजुकेशन के लिए आ रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए, एमबीबीएस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो इंग्लिश तो मस्ट है। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे आकर के रशियन या यूक्रेनियन में तो अपनी स्टडी करनी नहीं है। तो ऐसे में जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वर्क परमिट वालों की, बहुत से वर्क परमिट वाले भाई मुझे डेली मैसेज करते हैं। मैं तंग आ गया हूँ और मैं परेशान भी हो चुका हूँ और मैं निराश भी हो जाता हूँ कभी कभी, कि सबके ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है कि सर टैक्सी ड्राइवर की जॉब में आ रहा हूँ, मेरी कंपनी ये है, मुझे 1200 यूरो सैलरी का पैकेज मिला है, क्या ये सच है? भाई मैं आपको एक बार अभी बता रहा हूँ, और इस बात को चाहे 1000 बार भी सुन लेना, ये उतनी ही सही रहेगी। यहाँ पे 1000 यूरो, 1200 यूरो सैलरी कुछ नहीं है, आप लोगों के ऊपर है। इट्स ऑल अप टू यू। आपका एजेंट क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, कि वहाँ पे जाने के बाद 600 यूरो सैलरी मिलेगी, 800 यूरो मिलेगी, फूड पैकिंग का काम है, डिलीवरी बॉय का काम है, कुरियर कंपनी में काम है, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम है, ये वो ब्ला ब्ला। बट यार ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आप इस कंट्री में आ रहे हो, आपका एजेंट आपको जो भी सैलरी बताएगा वो पहली बात तो बिल्कुल झूठ है, ठीक है। सैलरी जो मिलती है वो यूरो में नहीं मिलती है इस कंट्री में। यहाँ पे चलता है यूक्रेनियन हरविनिया, जिसको ग्रिवना भी बोलते हैं। एक यूक्रेनियन ग्रिवना इंडिया के लगभग 3 रुपये के बराबर है, कभी ऊपर कभी नहीं, कभी 2 रुपये 90 पैसे 80 पैसे, कभी 3 रुपये, ऑलमोस्ट एक आइडिया लगा लो 3 रुपये, ठीक है। यूरो यहाँ पे जो है चलता है कई जगह पे, अगर आप दोगे लोग ले लेंगे, लेकिन जो फर्स्ट करेंसी है इस कंट्री की वो यूक्रेनियन ग्रिवना है। अब उसके अलावा बात आ जाती है कि भाई यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर की जो सैलरी है उसको कितनी है। जो भी लोग यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं वो दो तरीके से चलती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको फिक्स जो पे है वो कोई नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे रेंट की गाड़ी लेते हो, ठीक है, 24 आवर्स के लिए, तो उसका पर डे मिनिमम, अगर आप लोग मिनिमम कोई स्कोडा फेबिया है, यहाँ पे वैगनार टाइप की गाड़ियाँ हैं, अगर वह उस टाइप की आप छोटी गाड़ी लेते हो, ठीक है, हैचबैक, तो उसका 500 ग्रिवना पर डे का रेंट है। अब आप उसे 1 घंटा चलाओ, 24 घंटे चलाओ या ना चलाओ, खड़ी रखो, 500 आपको देना है तो देना है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि कोई ऑनर है जिसके पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, उसने आपको दे दिया 60% आपका,
40 उसका या 50-50, तो कुछ इस तरह से होता है। जो भी गाड़ी में खर्चा होगा, सर्विस वगैरह करवानी है, वो सब 50-50 उसका होगा। ये 2 तरीके हो गए, ठीक है। तीसरा होता है अगर आपकी खुद की अपनी गाड़ी है, जो कि सबसे बढ़िया है। मैंने यहाँ पे कुछ लड़कों को देखा, मैंने बातचीत की उनसे, अगर हो सका तो मैं आगे कुछ दिनों में, अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, आपको बाहर का व्यू भी मैं दिखाऊंगा, स्नो गिरी है रात। तो ऐसे में अगर आप लोगों के पास खुद की गाड़ी और अगर आप लोग हार्ड वर्क कर सकते हो भाई, यहाँ पे 10-12 घंटे अगर आप लोग काम कर सकते हो, आराम से 1000 से $1200 इस कंट्री में आप कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए अब मेरे पास मेरा एक दोस्त आया था, नाम मैं नहीं लूँगा, पहले इस घर में हम लोग 3 दोस्त थे। ये 3 BHK अपार्टमेंट मैंने यहाँ पे रेंट पे ले रखा है, अभी अब सिर्फ 2 हैं। कचरा मुझे यहाँ पे रखना नहीं है, वरना अगर मैं चाहूँ तो 3 BHK 4 BHK का घर लेके 3 में मैं 3-3 लोगों को ठूस दूँ, 1 में मैं अकेला रहूँ, लेकिन नहीं। तो जो बंदा था वो इंडिया का था, हरियाणा से। वो इधर आया, उसके एजेंट ने उसको बताया था कि मेरे पास गाड़ियाँ हैं, तू इधर आके हाथ साफ़ कर लेना, तू ये कर लेना, वो कर लेना, तेरी इतनी सैलरी हो जाएगी। वो बंदा, मैं इधर आया था इस बार 25 दिसंबर को, वो आया था 20 या 22 दिसंबर को। कल मैं उसको मॉर्निंग में वापस छोड़ करके आया हूँ, वो बंदा वापस इंडिया चला गया। कुछ बंदे इस टाइप के होते हैं जिनको लैंग्वेज नहीं आती, जिन्हें इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आती है, ठीक है, और उन्हें GPS, गूगल मैप, नेविगेशन ये सब कुछ पता नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पे ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग इंडिया में भले ही कितने ही अच्छे ड्राइवर, हैवी ड्राइवर हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ की जो ड्राइविंग स्टाइल है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ जिस तरीके से चलती हैं वो हमारे इंडिया से बिल्कुल अलग है। स्टीयरिंग अलग साइड है, रूल और रेगुलेशन नाम की यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, उन सबको फॉलो करना पड़ता है। नज़रें आपको चारों तरफ रखना पड़ता है यहाँ पे गाड़ी चलाते टाइम, तो वो इतनी ईजी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को लगता है कि भाई हमारे घर में गाड़ी है इंडिया में, मैं वहाँ पे चलाता हूँ तो इधर आके मैं टैक्सी में जॉब कर लूँगा। नहीं, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चलाते हो इधर खुद की गाड़ी लेकर के, उसमें आपको एक तो रिस्क नहीं है भाई, अगर रेंटल गाड़ी, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, जिसकी गाड़ी में ठुकेगी आपकी गाड़ी, या किसी बंदे को अगर आप हिट करते हो तो उसको भी आपको पे करना और अपनी गाड़ी का भी काम आपको करवाना है। इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, लेकिन ले दे करके बात वही है, इंडिया जैसा ही रूल है भाई, लटक जाता है काम। तो खुद की गाड़ी है तो भाई बंदा अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे बम्पर वगैरह टूट जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है यार, फेविक्विक से चिपका लिया या लोकल डलवा लिया, चाइनीज डलवा लिया, चल जाएगा। लेकिन कंपनी से अगर गाड़ियाँ रेंट पे लेती हो या किसी बंदे की लेती हो, अगर ठुक जाती है, भले ही वो लोकल होगा, लेकिन वो बोलेगा भाई मेरा तो ओरिजिनल था, आपको करवाना पड़ेगा फिर, ठीक। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, वो आपसे सिक्योरिटी जो है $200-300 वो लेगा, पासपोर्ट आपका रखेगा, एग्रीमेंट करेगा। एक तरह से वो झंझट और टेंशन हो जाती है, कमाई से ज़्यादा उनको पे करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टैक्सी की। टैक्सी में मैंने आपको बता दिया, अगर चलाते हो तो $1000-1200 ईज़िली बना सकते हो, लेकिन इतनी इजी नहीं है गाड़ी चलाना, क्योंकि स्नो रहती है, बर्फ़ रहती है, गाड़ियाँ स्लिप भी होती हैं, तो यही चीज़ है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे काम की। जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो आते हैं गाड़ी के अलावा, जो उनकी दूसरी चॉइस है वो है फूड डिलीवरी का काम, साइकिल से या पैदल, जैसे भी आपको करना है, फूड डिलीवरी का काम। उसमें आप लोग 700-800 ग्रीवन आराम से कमा सकते हो, लेकिन वो भी इतना इजी नहीं है, उसके लिए लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर यूक्रेन आने का मन बना रहे हो तो रशियन या यूक्रेनियन को सीखना शुरू कर दो आप लोग, क्योंकि आपने मान लो फूड डिलीवरी करना है, लोकेशन देख के आप चले गए उस बिल्डिंग के आगे, अब आप उसको कॉल करोगे कि हाँ भाई कौन से फ्लोर पे हो, कौन सी बिल्डिंग है, तो ऊपर आओ, नीचे आओ, कहाँ खड़े हो, ये सब थोड़ा बहुत तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो फूड लेकर के, उसकी अगर बिल्डिंग के सामने भी पहुंच जाते हो, वो बंदा जैसे तैसे उस टाइम तो आपसे खाना रिसीव कर लेगा, बाद में वो आपको रिपोर्ट कर देगा आपकी आईडी पे, और 1-2 रिपोर्ट हुई नहीं कि आपकी आईडी बैन। तो ग्लोवो यहाँ पे चलता है फूड डिलीवरी के लिए, तो वॉल्ट है वो भी चलता है। तो ऐसे में यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ, इस कंट्री में आना है तो मैं मानता हूँ कि डिलीवरी के काम में, टैक्सी के काम में लैंग्वेज मस्ट नहीं है, नहीं चाहिए, लेकिन यार एटलीस्ट इतना तो आप लोग बात कर सको किसी से कि कुछ पूछ सको कि भाई बस कहाँ से कहाँ जाएगी, मुझे यहाँ जाना है, ये एड्रेस कहाँ है, यार एटलीस्ट थोड़ा बहुत। मैं नहीं बोल रहा कि पूरा आप लोग यार रशियन के टीचर बन के आओ, नहीं, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे इंसान सीख जाता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ वर्ड्स आप लोग सीखो ताकि लोकल लोगों से बात कर सको, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है। अब उसके अलावा तीसरा काम जो कुछ नहीं कर सकता है भाई, वो ये काम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम।
कंस्ट्रक्शन के काम में भी यहाँ पे एक तो यार जब बंदा इंडिया से यूक्रेन आता है तो आते आते हर जगह ब्राइब्स दे करके, वर्क परमिट पे डबल पैसा, वीज़ा लगवाने की ब्राइब्स, फिर एयरपोर्ट क्लियरेंस के नाम पे ब्राइब्स, और फिर यहाँ पे बंदा पहुँचता है टीआरसी बनवाते टाइम पे ब्राइब्स। मतलब बंदा वो पूरा टूट चुका होता है। फिर बारी आती है कि भाई अब मैं करूँ क्या, गाड़ी चलाने आती नहीं है, हार्ड वर्क मुझसे होगा नहीं, और पैसे मुझे $1000 कमाने हैं। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ये इंडिया नहीं है। और यहाँ पे कोई किसी पे रहम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है यार, हर फॉरेनर अपना फ्यूचर बनाने के लिए आया है, हर बंदा अपनी लाइफ सेट करने आया है। कोई क्यों आपको टाइम देगा, एक दिन कोई दे देगा, 2 दिन दे देगा। कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनको मैं लीड्स निकाल के देता हूँ, भाई इनको कॉल कर लो, वो आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे, इतने बजे वहाँ पहुँच जाना। लेकिन वो बोलते हैं आप साथ में चलो, तो भाई मैं सबके साथ रेगुलर नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे बहुत ही मेहनत वाला काम है, पूरा का पूरा ठंड में करना पड़ेगा वो आपको। हाँ, थोड़ा बहुत आराम मिलता है 1-1.5 घंटे का, मैं मानता हूँ, लेकिन उंगलियां जकड़ जाती हैं। और दूसरी चीज़, जो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगवाएगा वो आपसे $100-200, वो भी आपको काम लगवाने का भी पैसा लेगा। यहाँ पे कुछ नेपाल के ऐसे बंदे हैं जो काम लगवाते हैं लेकिन $200 लेते हैं। उसमें आपको पर ओवर का, मेरा एक दोस्त काम कर रहा है, उसने मुझे बताया कि 50 से 60 ग्रीवन मुझे मिलता है। अब भाई बंदा 8 घंटे काम करेगा और ₹450 मिलेगा, यानी इंडिया के तकरीबन ₹1200। और वो बंदा 4 लाख 5 लाख दे करके यूक्रेन आ रहा है। यार आप 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए लगा के ₹1200 कमाने इधर आ रहे हो। यही काम करना है कंस्ट्रक्शन का तो इंडिया में कर लो, ₹600 कमाओगे लेकिन 5 लाख तो नहीं लगेंगे आपके। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोच करके आना। मैं यही कहता हूँ कि यूक्रेन बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, जॉब के लिए नहीं। जब तक आपको रशियन या यूक्रेनियन नहीं आती है, लैंग्वेज आ जाती है, तो यार आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग ढेर सारे काम इधर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बिज़नेस क्या है। भाई ये समझ लो, अगर आप यूक्रेन आ रहे हो, एजेंट ने चाहे आपसे ₹1 लिया या 1 लाख लिया या 10 लाख लिया, इधर पहुँचने के बाद अगर आपकी पॉकेट में 5 लाख रुपए हैं, तभी आप यूक्रेन आने का मन बनाओ, वरना मत बनाना, ठीक है। क्योंकि यार बंदा इधर आता है, आने के बाद में 2-3 दिन तो वो इधर को माहौल को समझने में लगा देता है, और $100 तो आते ही उसके लग जाते हैं एयरपोर्ट से घर आने में। और फिर बंदा कुछ खाता वाता है, फिर इधर आके वो अपने ब्लैंकेट लेगा, पिलो वगैरह लेता है, मतलब ऊपरी खर्चे, जैकेट वगैरह, जूते वगैरह। इंडिया वाले जैकेट और जूते इधर काम नहीं करेंगे, वो जो है बर्फ़ पे स्लिप होते हैं, तो ऐसे जूतों को पहन के चलना थोड़ा रिस्की होता है। अभी एक दोस्त है, वो गिर गया था, हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसे में $100 तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, 2700 ग्रीवन होते हैं, इंडिया में 7500 होते होंगे। तो ये समझ लो यार कि आप लोग अपना यहाँ पे 1-2 महीने का अकोमोडेशन का बैकअप, खाने पीने का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो ले करके आओ, ठीक है। मिनिमम आपके पास नहीं करके $400-500 पॉकेट में होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा लग जाएगा, लेकिन इतना होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। और उसके अलावा अगर बिज़नेस करना है तो मिनिमम 4 लाख 5 लाख आप लेकर के आओ। $500 को आप लोग जो अपने खर्चे में जोड़ दो, $500 इमरजेंसी के लिए, $4000 जो आपके बैंक में, उससे आप यहाँ पे गाड़ी ले सकते हो, गाड़ी का काम कर सकते हो। तो यहाँ पे बिज़नेस हो सकता है $5000 में भी, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। ऐसा नहीं है ये मुल्क एक्सपेंसिव है, लेकिन नया बंदा आता है तो उसे पता नहीं होता है, तो उसको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज़ सस्ती है, कहाँ पे लोकल मार्केट्स हैं, मॉल से लेने में फ़ायदा है या बाहर से लेने में फ़ायदा है। यहाँ पे आप लोग आओगे तो आपको हर तरह का इंडिया के जैसा मार्केट मिलेगा, रोड पे भी मिलेगा और लोकल मार्केट भी मिलेगा, और वीकली 1 दिन लगने वाला मार्केट भी मिलेगा, हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोगों का मार्केट भी मिलेगा। सब चीज़ है, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे टाइम लेती है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। मैं मानता हूँ कि कोई बंदा नया आता है तो नया आते ही नहीं समझ पाएगा, लेकिन यार यूक्रेन लेकिन अगर आप लोग यूक्रेन आने का मन बना रहे हो तो एटलीस्ट आप लोग कुछ वर्ड्स यहाँ पे सीख करके आओ, और उसके अलावा इस चीज़ को माइंड से निकाल करके आओ कि आपका एजेंट जितनी सैलरी आपको बता रहा है वो आपको मिलेगी, वो सरासर झूठ है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने आज तक किसी की भी यहाँ पे 1000-1200 यूरो सैलरी नहीं देखी। सैलरी यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीवना में मिलती है। एजेंट जो है इस कंट्री को रिप्रेजेंट ही कुछ इस तरह से करते हैं कि भाई ये शेंगन में शामिल होने वाली है, ये ऐसी है वैसी है। नो डाउट कंट्री बहुत अच्छी है, ठीक है, और ये एशिया को यूरोप से जोड़ती है, ठीक है, बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। एक साइड इसके रशिया है जो कि एशिया में, एक साइड इसका यूरोप है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या फिर शेंगन जोन हो। पोलैंड है, हंगरी है, मोल्डोवा है, और ये सब कंट्री, बेलारूस है, इन सब से ये कहीं ना कहीं से जो है अटैच है। तो यहाँ पे भाई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन प्लीज़
आप लोग किसी एजेंट के इस झांसे में मत आओ कि इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आने के बाद में एक बड़ी सी गाड़ी होगी, बड़ा सा बंगला होगा, 1000-1200 यूरो सैलरी होगी। ऐसा नहीं है, वो सब होगा, टाइम लगेगा, लेकिन लैंग्वेज सीखना आपको पड़ेगा इस कंट्री में अगर रहना है तो। यहाँ पे अगर आपको जहाँ भी जाना है इंग्लिश नहीं मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ यूक्रेनियन में या रशियन में नाम लिखा होता है। तो चीज़ें यहाँ पे इतनी आसान नहीं है और ना ही इतनी मुश्किल है। एजेंट आप लोगों को बताते ही इसी तरह से हैं। यार मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं, जो मेरा अभी दोस्त जिसको मैं कल एयरपोर्ट छोड़ करके आया हूँ, वो सिर्फ 20 दिन यहाँ पे टिक पाया और वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा, 4-5 लाख रुपए उसके जो बर्बाद हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं एजेंट के अलावा उसमें आपकी भी गलती है। यार जब बंदा आपको कहीं भेज रहा है तो आप उस कंट्री के बारे में रिसर्च करो, एक नहीं उसमें 100 लोगों की वीडियोस देखो, गूगल पे देखो, आर्टिकल्स पढ़ो। बाद में यार ऊपर वाले ने माइंड दिया है सोचने की, आपको जो है वो सलाहियत दिया है। तो यार आप सोचो, पता करो कि क्या है क्या नहीं है, क्या उस कंट्री की रियलिटी है, वहाँ पे एवरेज इनकम क्या है, वहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू शुरू से लेके आज तक डॉलर से कंपेयर करके देखो, बढ़ी है घटी है, फ्यूचर कैसा है। इन सब चीज़ों को आप लोग देखने के बाद में, एक तराजू में तौलने के बाद में आप लोग सोचो कि आपको यूक्रेन जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, यूक्रेन अगर आप लोग पैसा कमाने के मकसद से सिर्फ आ रहे हो तो भाई 5 लाख रुपए आपकी पॉकेट में होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोग एजेंट के बोलने पे आ रहे हो सिर्फ कि 1000 यूरो जाते ही 3 दिन के बाद आपको जॉब मिल जाएगी और सैलरी इतनी मिलेगी, बिल्कुल मत आना, मना कर रहा हूँ। उस पैसों को कहीं और आप लोग इन्वेस्ट करो इंडिया में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर आप लोग मिडिल ईस्ट में कहीं चले जाओ, क्योंकि यार जब 5 लाख लगा के आप इधर आ रहे हो, काम की भी गारंटी नहीं है। सिर्फ वो सिर्फ बोला जाता है कि इतनी यूरो सैलरी है। इधर अगर एक बार बंदा पहुंच गया, एजेंट फिर आपको रोज़ नए नए एक्सक्यूज़ देगा कि वो कंपनी बंद हो गई है, अभी आपको 3 महीना रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है बंदा तो यूक्रेन पहुंच चुका है, पैसे आ चुके हैं, बंदा क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा। ऐसा होता है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो भी इस तरह के भाई लोग हैं जो यार अपनी ज़मीन गिरवी रख रहे हैं या इंटरेस्ट पे या किसी तरह का बैंक से वो पैसा उठा करके इधर आ रहे हैं, कोई सामान बेच करके आ रहे हैं, ज्वेलरी को जो है बेच करके आ रहे हैं, मत आओ। क्योंकि यार उससे आपकी वो चीज़ भी चली जाएगी, वक्त भी बर्बाद होगा और आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन में आ जाओगे। तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है इंसान जब इन सिचुएशन को फेस करता है, जब सफ़र करता है इधर आकर के। तो ऐसे में आप लोग ऐसा इतना बड़ा रिस्क मत लो, क्योंकि अगर आपके पास कोई एक चीज़ भी है और आप उसे दांव पे लगा के इधर आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आप लोगों की। मैं यूक्रेन उसी बंदे को सजेस्ट करूँगा जो इधर आ रहा है और जिसकी जो सिर्फ यूक्रेन की अर्निंग पे अगर डिपेंड ना रहे, जब तक वो इधर अपने पाँव नहीं जमा लेता है, एस्टेब्लिश नहीं कर लेता है खुद को, कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम उसकी होनी चाहिए, चाहे वो कुछ ऑनलाइन काम करता हो या वो जो भी कुछ करता हो, कुछ उसकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, ताकि वो इधर आने के बाद जब तक रहे, जब तक काम ना मिले, वो इधर सर्वाइव कर सके। बाकी मैंने आपको काम बता दिया है, बिना लैंग्वेज के कंस्ट्रक्शन का काम है, फूड डिलीवरी का काम है और एक टैक्सी वाला काम है। टैक्सी वाला तभी फ़ायदा है जब 5 लाख रुपए आपकी पॉकेट में है, बिज़नेस कर सकते हो। बाकी जो बोलते हैं आपको कि रेस्टोरेंट में लगा देंगे, बार में लगवा देंगे, वेटर बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपसे कोई इंग्लिश नहीं बोलने वाला है, यहाँ पे सब रशियन बोलेंगे। और अगर आप किसी होटल में, पहली बात तो लगोगे ही नहीं, 101% नहीं लगोगे, फिर भी -1% चलो मान लेते कि आप लग गए, तो आपको 2 दिन के बाद वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा है यहाँ पे। और जो भी लोग कॉल सेंटर में यहाँ पे काम करते हैं, कॉल सेंटर ज़्यादातर सारे स्कैम हैं यहाँ के, वो यूएस के क्लाइंट्स के साथ और बाकी जगह के क्लाइंट्स के साथ स्कैम करते हैं। इस चीज़ को मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूँगा और ना मैं ऐसा काम कभी मैंने खुद किया है, ना मैं करूँगा। तो आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए। यूक्रेन आने से पहले, समुद्र में कूदने से पहले एक बार गहराई को नाप लीजिए, तब इस मुल्क में आ पाइए। मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है शायद वो कोई और यूट्यूबर ना बताए। वो सिर्फ इस कंट्री की आपको स्नो दिखाएगा, ऊँची ऊँची बिल्डिंग दिखाएगा, यहाँ का आर्किटेक्चर दिखाएगा, मतलब कि वो आपको बस ये दिखाना चाहेगा कि आप आ जाओ कैसे भी करके। आप आ जाओगे, लेकिन आने के बाद में आप लोग परेशान हो जाओगे। तो वही चीज़ है, एजेंट आपको जो भी बोल रहा है, एजेंट के अलावा आप लोग थोड़ा अपना भी माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ, ताकि आपको समझ में आए कि हमें जाना है या नहीं जाना है। अब दूसरी चीज़ की बात कर लेता हूँ मैं। अगर आप लोग यूक्रेन आना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको 1 साल का या 3 साल का वर्क परमिट बिल्कुल दिलवा सकता हूँ। लेकिन उसमें ये है, एजेंट जो इंडिया के वो बोलते नहीं, और मैं बोल रहा हूँ, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है,
काम आपको आकर के खुद खोजना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पैसा लगेगा वर्क परमिट का, आपकी फ़्लाइट का, वीज़ा का, वो मैं आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप लूँगा। बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं सर पेमेंट आफ्टर रीच, मना कर रहा हूँ, मैं तो इनवाइट भी नहीं कर रहा कि आप यूक्रेन आओ। अब जिसे आना है वो बंदा आएगा, लेकिन सच जान करके आना। यहाँ पे आने के बाद मैं किसी तरह की ये नहीं सुनूँगा सर आपके कहने पे हम आए हैं। मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, मेरे कहने पे मत आओ, आप लोग अपनी रिसर्च करो और उसके बाद अगर आपको आना है तो वेलकम टू यूक्रेन, ठीक है। कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। पेमेंट जो होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी, आफ्टर रीच या आफ्टर वीज़ा वो सब नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों से कमा नहीं रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग वहाँ पे इंडिया में 5 लाख देते हो तो वो काम आपका मैं 2 लाख में करवा सकता हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों से। आप लोग मेरी रेट, अगर मुझे आपको जानना है कि वर्क परमिट का 1 साल का क्या कॉस्ट है, 3 साल का क्या कॉस्ट है, नंबर आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नज़र आ रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बिल्कुल सही गाइड करूँगा। उसके बाद भी अगर आपको मेरे से काम करवाना है, मेरे से करवाइए, किसी और के थ्रू आना है तो उसके थ्रू भी आइए। उसके बाद भी अगर यूक्रेन में किसी तरह की हेल्प चाहिए पहुँचने के बाद, तो हमेशा मैं रेडी हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूँगा, मदद करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो बस अगर आप लोगों को यूक्रेन आना है स्टडी के लिए या वर्क परमिट पे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन काम खुद ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमें कुछ अर्निंग भी हो, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, इससे अच्छा है कि आप लोग मिडिल ईस्ट में जाइए, गल्फ़ में जाइए। वहाँ पे एटलीस्ट आप लोग अगर 2 लाख रुपए लगा के भी जा रहे हो तो सैलरी फिक्स होगी, चाहे वो 20,000 30,000 ही हो, लेकिन काम ढूँढने वाली जो है बर्डन नहीं होगा, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे मिडिल ईस्ट में लगभग उर्दू चलती है, हिंदी चलती है, बंगाली भी चलती है। तो ऐसे में साउथ इंडिया की हो तो भाई तमिल चलेगी, मलयालम चलेगी, केरला की लैंग्वेज चलेगी। ऐसे में वहाँ पे आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस कंट्री में अगर आना है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, जॉब खुद ढूँढनी पड़ेगी, सर्वाइव करना पड़ेगा। पैसे अगर हैं तो बिज़नेस कर सकते हो, अदरवाइज़ ये कंट्री आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आपको रशियन और यूक्रेनियन नहीं आती है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।